नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ रूपेश मिश्रा और आप तमाम दर्शकों का पत्रिका टीवी में बेहद स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको पद्मश्री से सम्मानित और हिंदी मैथिली साहित्य का बड़ा नाम उषा किरण खा जी इस वक्त पत्रिका टीवी से बेहद खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। मैडम, सबसे पहले आपका पत्रिका टीवी में बहुत बहुत स्वागत है और आपका स्वास्थ्य कैसा है, बताएं दर्शकों को। मेरा स्वास्थ्य ठीक है अभी जी। और जो उम्र है उसमें स्वास्थ्य तो ऊपर नीचे होता ही है जी, लेकिन सामान्यतः ठीक है। मैडम, सबसे पहले आपको हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई इस बात की कि उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से साहित्य का जो सबसे बड़ा सम्मान है उससे आप नवाजी गई हैं। किस रूप में देखती हैं इस उपलब्धि को और क्या कहना चाहेंगी? मैं इसको तो बहुत प्रसन्नता पूर्वक ले रही हूँ, इसलिए कि साहित्य साधना है। जिस समय लिखने लगी थी उस समय ऐसा थोड़ी सोचा था कि मुझे ये मिलेगा, क्योंकि जब महादेवी वर्मा को भारत भारती मिला था उस वक्त मैंने उनका इंटरव्यू लिया था, जैसे आप आज मेरा ले रहे हैं। तो कितनी खुशी हुई होगी आप सोच सकते हैं कि वो सम्मान आज मुझे मिल रहा है। महादेवी प्रसाद वर्मा हम लोगों ने किताबों में पढ़ा है, इतना बड़ा नाम थी वो, और उसके बाद फिर आप हैं इस भारत की दूसरी शख्सियत जिनके नाम ये खिताब गया है। तो कहीं ना कहीं जैसा आपने बताया कि आप एक वक्त था उनका इंटरव्यू ली थी और आज आप उस सम्मान से खुद नवाजी गई। कितनी बड़ी उपलब्धि है आपके घर परिवार के लिए, आपके लिए? ये पूरे हिंदी संसार के लिए है जी कि महादेवी वर्मा के बाद महिला के रूप में मुझको मिला। बीच में कितने लोगों को मिला, लेकिन महिला के रूप में मुझे उनके बाद मिला। तो इस बात से सभी प्रसन्न हैं, क्योंकि लेखन बहुत कुछ देता नहीं है, उससे कुछ भारत में हिंदी लेखन, मैथिली लेखन, इन सबसे कोई दूसरी उपलब्धि नहीं होती, सिर्फ प्रतिष्ठा के। तो प्रतिष्ठा तो थी ही, लेकिन इससे प्रतिष्ठा भी बढ़ती है और आर्थिक सुविधा भी है एक ये। तो सब क्यों नहीं प्रसन्न होगा। मैं भी हुई बहुत प्रसन्न और घर के लोग उपलब्धियों से प्रसन्न हुए। बाबा नागार्जुन से आप काफ़ी प्रेरित रहीं। जितना भी मैंने आपके बारे में पढ़ा तो ये भी था कि वो आपके पिता के मित्र थे। तो किस प्रकार से आप उनसे प्रेरित हुई और कुछ बताएं कि मतलब उनसे क्या सीखा आपने? बाबा नागार्जुन मेरे पिता के मित्र थे और पिता बहुत छोटी उम्र में गुजर गए। जी। तो पिता की भूमिका में थे वो मेरे साथ। तो जब मैं पढ़ा करती थी, हॉस्टल में रहती थी, तो पटना में वो मेरे लोकल गार्जियन भी थे। तो एक तरह से समझिए घरेलू संबंध था और मित्र थे, मित्र से अधिक वो बिल्कुल उनके भाई की तरह थे। तो फिर उसके बाद हम लोगों ने तो उनको अपना अभिभावक माना। अभिभावक था, लेखक, कवि, क्रांतिकारी, और हमारे पिता भी थे क्रांतिकारी और समाज सेवक। दोनों में फ़र्क ये था कि मेरे पिताजी गांधीवादी थे और नागार्जुन साम्यवादी थे, लेकिन उस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ा। ये एक रचनात्मकता से ज़रूर फ़र्क पड़ा कि वो रचनात्मकता की ओर उन्मुख हमें भी करते थे। पढ़ने लिखने का स्वभाव तो मेरे घर में भी था और बाबा के साथ रह के और उनके प्रभाव में रह के और बढ़ा। और वो प्रेरित करते थे कि तुम बहुत अच्छा लिखती हो तो तुम लिखो। ये प्रेरणा बहुत बड़ी है। दूसरी बात, जो बाबा अपने गांव घर इलाके की बात कहते थे, तो हम रेणु से पहले बाबा नागार्जुन ही अपने इलाके की बात कहना शुरू कर चुके थे और मेरा उससे भी अधिक दुरूह इलाके में, मिथिला के सबसे दुरूह इलाके में हमारा आवास था। तो मैं उस स्थान की कथा लिखूं, इस विषय में बाबा प्रेरित करते थे कि तुम जहाँ हो उसकी कथा लिखो, और मैं उनकी राह पर चल पड़ी। फिर जब लिखने का अभ्यास बना तो बहुत तरफ दृष्टि जाती है, लेकिन बाबा के अनुसार मैंने काफ़ी कुछ सीखा और किया। यही बात। आपके नाम ना जाने कितनी उपलब्धियां हैं, कितना आपने यश कमाया, नाम कमाया, लेकिन इस वक्त में आपके मन में क्या कोई ऐसी टीस भी है जिसे आप पूरा नहीं कर पाई या पूरा करना चाहती हैं, लेकिन किसी कारणवश कोई हर्डल है?
पूरा नहीं कर पाई ऐसा नहीं है, लेकिन लेखक हूँ चूँकि, तो बहुत कुछ लिखने का मन तो करता ही है। अभी भी मान लीजिए कि कुछ बड़ी चीज़, बड़ा उपन्यास लिखने का मन है, तो उसके लिए अब स्वास्थ्य और शरीर तो बाधक होता है। ये कोई टीस नहीं है, लेकिन कामना ज़रूर है कि हम इतने स्वस्थ और मानसिक और शारीरिक दोनों रूप से रहें कि हम उसको पूरा कर पाएँ। नहीं पूरा करेंगे तब टीस होगी, अभी तो कामना है। नहीं, ईश्वर करे आपकी कामना पूरी होती रहे हमेशा। हिंदी साहित्य को लेके तरह तरह की चर्चाएं होती हैं, तो यहाँ पर बड़ा प्रश्न ये है कि क्या युवाओं को जिस प्रकार से हिंदी साहित्य में रुचि दिखानी चाहिए तो वो नहीं दिखा रहे हैं। हिंदी साहित्य को लेके कहीं ना कहीं विलुप्तता जैसी स्थिति देखने को मिल रही है। अभी थोड़े दिनों पहले जहाँ तक मुझे याद है कि सोशल मीडिया में किसी बुद्धिजीवी ने एक तस्वीर शेयर की कि एयरपोर्ट में अब सिर्फ अंग्रेजी की ही किताबें रहती हैं, हिंदी साहित्य गायब सा होता जा रहा है। क्या कहेंगे इस पर आप? उस पर कहना ये है कि हिंदी साहित्य से अधिक हिंदी भाषा विलुप्त होती जा रही है, और भाषा के साथ साथ स्क्रिप्ट विलुप्त हो रहा है, ये देखने को मिल रहा है। जैसे आपका सोशल मीडिया है, उसमें हम लोग हिंदी देवनागरी लिपि में लिखते हैं जी, लेकिन अक्सर लोग रोमन लिपि में हिंदी लिखते हैं। तो इतना ही नहीं, जैसे बहुत सारे मीडिया में लोग अब रोमन लिपि प्रेफर करने लगे हैं। लेखक जो हैं, हमारे लेखक समुदाय जो साहित्य लिखते हैं, वो भी आधा हिंदी लिखने अंग्रेजी स्क्रिप्ट लिख देते हैं, रोमन स्क्रिप्ट लिख देते हैं जी। इसको मैं अच्छा नहीं मानती हूँ। इस तरह से तो भाषा और लिपि जरूर हो जाएगी लुप्त। जैसे हमारी मिथिलाक्षर एक लिपि है, लेकिन हम लोग मिथिलाक्षर में नहीं लिखते हैं, हम लोग नागरी में मैथिली लिखते हैं, तो वो तो लुप्त हुआ ना है। उसको परीक्षाओं में 5-10 नंबर का दे दिया जाता है, लेकिन अब लिखना लोप हो गया है। तो अगर ऐसे ही हम हिंदी देवनागरी स्क्रिप्ट छोड़ देंगे तो हमारा भी लोप हो जाएगा। ये एक खतरनाक बात है। और दूसरी बात है कि जॉब ओरिएंटेड हिंदी को बहुत नहीं बनाया गया, इसीलिए हिंदी लोग नहीं पढ़ के अधिकतर अंग्रेज़ी पढ़ने लग गए हैं, क्योंकि वो ग्लोबल भाषा है। लेकिन उस अंग्रेज़ी पढ़ने से भी अधिक बुरी बात है कि साहित्यकार जो हैं, जो नई पीढ़ी है, वो इसके प्रति गंभीर नहीं है। तो पहले भाषा के प्रति गंभीर हों, तब तो साहित्य के प्रति होंगे। कोई अंग्रेजी में एक अनुवाद हो गया, पुरस्कार मिल गया, बड़ी खुशी की बात है कि उसमें उनको बहुत कुछ मिल गया, लेकिन वो मिल जाने के बाद वो इतनी खुशी और उत्साह हो रहा है, जैसे कि मान लीजिए मैं तो कह रही हूँ कि वो भारत भारती से बड़ी अच्छी उपलब्धि नहीं है, लेकिन हम इससे बहुत प्रसन्न हो रहे हैं। इस प्रसन्नता के कारण भी हम लोग अंग्रेजी की ओर उन्मुख बहुत हो रहे हैं, हिंदी की ओर कम। तो हमें अपने भाषा के प्रति ईमानदार जब तक नहीं रहेंगे तब तक नहीं हो पाएगा। आपको क्या लगता है कि क्या सरकारी स्तर पे भी जिस प्रकार से भाषा को लेकर ध्यान देने की ज़रूरत थी, क्या ध्यान दिया गया, या फिर कहाँ पे सुधार की आवश्यकता है? अभी तक सरकारी तौर पे तो नहीं था। हवाई अड्डे जितने थे वो तो सरकारी ही थे। इस बीच में धीरे धीरे शायद प्राइवेट हाथों में जा रहे हैं। तो जब तक आप सरकारी था तब तक ही सचमुच कई वर्षों से हवाई अड्डे पर हिंदी किताबें कम होने लगीं, और बहुत जो हम लोग की किताबें आज से पहला दूसरा जब निकला था तब हवाई अड्डे पर देखी जाती थी, लेकिन अब 10 साल से नहीं देखी जा रही। जबकि अब प्रतिष्ठित हो गए थे तो सिर्फ मैं नहीं, कई लोगों की नहीं देखी जाती थी। ये तो त्रासद है ही है। तो इसीलिए हम लोग सरकार की ओर से भी इसका बहुत ध्यान नहीं दिया गया। दिया जाता तो कम से कम एक नियम होता। ऐसे भी तो स्टेशन पर भी, रेलवे स्टेशन पर जो था किताबों का
वो शायद दुकानें अब नहीं है, व्हीलर हाँ, बेहद कम हो गई। कम हो गई। नहीं तो वहाँ पर तो किताबें खूब रहती थी। हाँ। तो ये सब सरकार का तो है, दोनों सरकार के ही हाथ में है। और अभी तो बड़ा भारतीयता वाली सरकार है। ऐसे समय में अगर विलुप्त होता है तो भी इससे ज़्यादा क्या हो सकता है दुख का कारण। तो हम लोग हिंदी वाले लोग देख रहे हैं, तब ज़्यादा एफर्ट करना पड़ेगा, हिंदी वालों को ही प्रयास करना पड़ेगा कि हम कैसे अपनी जगह बनाए रखें। तो ये थी हमारे साथ सुप्रसिद्ध साहित्यकार उषा किरण खां, जिन्होंने साफ तौर पे बताया कि हिंदी साहित्य जिस प्रकार से विलुप्त होता जा रहा है वो कहीं ना कहीं चिंता का विषय है और इस पर सरकारों को भी ध्यान देने की सख्त आवश्यकता है। कैमरा पर्सन सुभाष ठाकुर के साथ मैं रूपेश मिश्रा, पत्रिका टीवी, भोपाल।